स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू PSR ऑप्शनल। और आज हम करने वाले हैं ओरिएंटेशन सेशन। इसका मतलब है कि PSR ऑप्शनल में टॉपिक वाइज जाने से पहले शुरुआत से लेकर एंड तक की जो अपनी जर्नी है उसको क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लें, राइट? आज के इस सेशन में मैं आपको PSR एज एन ऑप्शनल का ब्रॉड सिलेबस जो डिवीजन है वो बताऊंगा। इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट हमें कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी उसको मैं बताऊंगा। सो आई होप यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। जो भी बेसिक डाउट्स आपके होते हैं ड्यूरिंग द जर्नी उनको हम करते चलेंगे। बेसिक डाउट्स का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, राइट? टुडे इन दिस सेशन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आप में से किसी ने अगर नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो भी ये जो जर्नी आने वाली है हमारी, ये जो कोर्स है हमारा, इट इज गोइंग टू एड इमेंस वैल्यू टू स्कोर 310 प्लस मार्क्स, जो कि हमारा टारगेट है। लेकिन 310 कहने से तो आएगा नहीं, हमें काम करना होगा। एग्जैक्टली जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो काम आप कर रहे हैं। यू विल सी डिफरेंसेस कमिंग इन विद इन 1.5 month। अभी कई लोग ऐसे होंगे कि यार हम तो कोई बैकग्राउंड नहीं है PSR में, कभी सोचा नहीं था PSR लेंगे, अब ले लिया है और कैसे होगा, सब हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम उसी को जानने वाले हैं। ध्यान रखना, दिस इज आवर टारगेट, ठीक है ना? इस टारगेट का मतलब होता है कि अगर GS में आपके मेरिट लिस्ट के एवरेज मार्क्स हैं, मेरिट लिस्ट के एवरेज बोल रहा हूं, ऑप्शनल में आपका ये है, ऐसे में आपके अबव एवरेज हैं, इंटरव्यू में आपके अबव एवरेज हैं, तो उसका मतलब है कि आपका जो रैंक है वो टॉप 50 में आने की हाई प्रोबेबिलिटीज हो जाती हैं। PSR ऑप्शनल में ये मार्क्स आना बिल्कुल लाजमी है जो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से PSR को पढ़ेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा, रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा। सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि टोटल अटेंशन कृपया यहां पर ले आए। फुल फॉर्म है हमारी ऑप्शनल की पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत ज्यादा नहीं, सटीक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। दोबारा रिपीट करूं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सटीक पढ़ना है। PSR के ऐसे टॉपिक हैं कि उस पर अगर आप सर्च करने लग जाओ, n नंबर ऑफ आर्टिकल्स, n नंबर ऑफ बुक्स आपको मिल जाएंगे। देयर इज प्लेंटी ऑफ मटेरियल, देयर इज नो डेarth ऑफ मटेरियल, बट द पॉइंट इज स्मार्टनेस इज दैट यू अंडरस्टैंड what are the kind of questions which are going to be asked from a particular unit. What is the weightage of this unit? And then you strategize your revision time, practice time accordingly. मैंने क्या कहा? यूनिट वाइज वेटेज, टाइप ऑफ PYQs asked। अगर मैं किसी भी यूनिट का नाम आपके सामने बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए आफ्टर से 1.5 month। 1.5 month के बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो आएगा क्योंकि इसी तरीके से हम इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं कि दिमाग में क्या आना चाहिए। अगर मैंने किसी यूनिट का नाम बोला तो तुम्हारे दिमाग में खटाक से आना चाहिए, ओ दिस यूनिट इज हैविंग वेटेज ऑफ एवरेज से 30 मार्क्स एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन थीम सीम्स टू बी 4 core themes। एग्जाम्पल, जस्टिस। अब जस्टिस एक यूनिट है, लेकिन जस्टिस यूनिट से जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी जो मैं आपको बोलूं
और आप उसके बाद अपना जो PSIR की बेसिक किट जो PDF है, जो कि कई लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, कई लोग अभी डाउनलोड कर लेंगे, नो टेंशन। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जस्टिस से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर यूज्ड बाय रॉल्स इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर उसके बाद जो एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस आएंगे, द आइडिया ऑफ जस्टिस एज पर रॉल्स, मतलब अगर आपको यह पता है तो इसके अराउंड जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर आप अपने क्वेश्चन को वीव, उसके अपने आंसर को वीव आप कर सकते हो। साथ में क्रिटिक से क्वेश्चन आता है, कम्युनिटेरियन क्रिटिक, लिबर्टेरियन क्रिटिक, खुद लिबरल क्रिटिक। मैं जानबूझकर ऐसे टर्म्स आपके सामने यूज कर रहा हूं, आप पहली बार आए हैं, अभी इन टर्म्स से आपका वास्ता नहीं होगा, फिर भी मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं। पर्पस है कि दिमाग में चीजें जाएं कि हाँ, यानी कि PSIR को कवर करना आसान हो जाएगा अगर हम कुछ ऐसा नहीं कि ठीक है इस यूनिट वाइज कुछ रट्टाफिकेशन करना है। अगर हम इस अप्रोच से चलें, पहले ब्रॉड कि भाई ब्रॉडली जस्टिस से ये वेटेज है, और दीज आर दी फोर ब्रॉड क्वेश्चन थीम्स। तो आपको नहीं लगता कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को गॉज कर सकते हो कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड टू स्कोर वेल इन PSIR और नॉट, पता लगा सकते हो कि भाई these are the 4 type of question themes and I have the content ready, this is the weightage, तो यानी कि you are ready, right? तो we need to have a very tight strategy क्योंकि ये competition है, up and downs आएंगे, but the point is you know the track, get back on the track and run. कहीं पर you feel कि that you are losing up, कि मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि you are getting off track, then I am there to support you. If you take, sincere efforts, if you make sincere efforts, and still you face certain issue, then reach out to me, and you will see I am going to double up my efforts for you people. वो आप आने वाली जर्नी में देखोगे भी। तो बस मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपके सिंसियर एफर्ट्स, दैट्स इट। स्कोर हम ले आएंगे, आपसे केवल सिंसियर एफर्ट चाहिए। मैं तो केवल मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, 0 आता है, 0 से नीचे कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब जरा मैं आपको बता दूं इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे निकालने वाले हैं। देखिए, डेली आपकी होंगी क्लासेस, राइट? ये आपकी लाइव क्लास है जैसे अभी हो रही है। तो अभी तो आपका 11 से आपकी क्लास होंगी, और अभी 11 से जो क्लास होगी उसमें ओरिएंटेशन होगा, और फिर आपका फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ PSIR होगा। जब हम पेपर 1 सेक्शन A के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बना लेंगे, 2 क्लास के आसपास लगेंगी, एंड यू विल बी थ्रू। कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको समझ ना आए, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक लॉजिक है, स्टोरी है, और हम में से हर एक इंसान को लॉजिकल बनाया नेचर ने, ठीक है? उसके बाद हमारी 1 to 4 PM में ही क्लास चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। आपको डेली लाइव क्लास करनी है। अगर किसी वजह से आपको लगता है बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो गई कि भाई दुनिया ही खत्म होने वाली है और आप ही बचा सकते हो, तो भाई फिर उस टाइम आप लाइव क्लास में मत आओ, है ना? लेकिन मेक श्योर कि आप उस लाइव क्लास इस वजह से कहता हूं क्योंकि इस बहाने आपका रूटीन बन जाता है। आपको पता होता है दिस स्लॉट ऑफ माय डे इज रिजर्व्ड फॉर दिस क्लास, दिस स्लॉट ऑफ माय डे इज रिजर्व्ड फॉर प्रोग्रेस इन PSIR फॉर दिस 310 प्लस टारगेट, ठीक है? अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते तो रिक्वेस्ट है सेम डे आप रिकॉर्डेड सेशन को देख लें। उसमें आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर भी देख सकते हैं, थोड़ा, राइट? तो रिकॉर्डिंग सेम डे आप देख लें अगर आप लाइव में नहीं आ पा रहे हैं। लाइव क्लास के बाद आपका सेम डे रिवीजन 1 होना चाहिए। ये रिवीजन 1 क्विक वाला होता है, इसको मैं R1 बोलता हूं, ये क्विक है। इसमें आपको मिनिमम टाइम लगेगा, रीजन बीइंग क्योंकि उस दिन मैंने क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझाया होगा, राइट? क्लास का फ्लो आपके दिमाग में होगा, ठीक है? तो ये आपका स्टेप 1 है, मतलब ये स्टेप 1 तो हमारा डेली बेसिस पे है ही है। क्लियर है बात? क्लास करनी है और रिवीजन जो है क्विक करना है। इसमें शुरुआत में आपको 45 मिनट्स लग सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे आपका टाइम
ऑफ रिवाइजिंग दिस क्लास वो इमेंसली रिड्यूस हो जाएगा। कारण क्योंकि तब तक मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ PSIR को स्ट्रेंथन कर चुका हूँगा। ठीक है, रिवीजन 1 क्विक है, ठीक है ना, और केवल इसमें हम क्लास में जो हमने डिस्कशन किया उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सोर्स है, आप सोर्स इसमें हैंडरिटन नोट्स को यूज करिएगा, क्योंकि वो क्लास के आपके एक्सपीरियंस को अलाइव कर देगा और इस वजह से कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे। हैंडरिटन नोट्स आपको ऑलरेडी आपके ऐप में बिलो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो टेस्ट होता है, तो जैसे मंडे टू फ्राइडे आपका क्लासेस हैं, वीकेंड आपका फ्री है, यानी कि सैटरडे संडे का जो स्लॉट है वो आपका फ्री रखा गया है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सैटरडे संडे को मैं आपको एक PSIR का न्यूज़ लेटर देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि करंट अफेयर्स आर नॉट अबाउट क्रैमिंग इवेंट्स, क्रैमिंग डिटेल्स, वो करंट अफेयर्स नहीं है। और करंट अफेयर्स का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर एक करंट अफेयर्स में कुछ बहुत ही डिफरेंट ही होगा। UPSC चाहती है कि यू शुड हैव एनालिसिस रेडी इन योर माइंड अबाउट मोस्ट प्रेवलेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। और ये अपॉर्चुनिटी आपको PSIR ऑप्शनल खुद ही दे रहा है, जो UPSC की कोर डिमांड एक्चुअली हर एक एस्पिरेंट से है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ PSIR। तो इस न्यूज़लेटर में आपको आपका जो पेपर 1 सेक्शन B, जिसको हम कहते हैं IGP, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, उसमें मोरओवर जो डायनेमिक कंपोनेंट होता है वो पॉलिटी जो GS पेपर 2 है उससे भी ओवरलैप करता है। राइट, तो इसमें मैं जो आपको दे रहा हूं ये समझ लीजिए कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। न्यूज़लेटर आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक वीकली मिलेगा और वीकली का ही कंपाइलेशन मंथली मिलेगा। तो मंथली में कुछ नया नहीं है, लेकिन मंथली क्या है, एक कंपाइल्ड आपको एक जगह मिल गया, आपको पता है मुझे इसको रिकॉर्ड में रखना है। और एक्चुअली आपको जो स्टैटिक के आपके टॉपिक्स हैं, मतलब जो कोर टॉपिक्स है आपके सिलेबस के, उससे कनेक्ट करके एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। दैट्स इट। मैं आपको क्लास में भी जो डायनेमिक कंपोनेंट है उसको डायनेमिक कंपोनेंट को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। राइट, तो एक्चुअली चीजें ऐसा नहीं कि करंट वाला डायनेमिक का मतलब चीजें फैलती जा रही हैं, नहीं, दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करें कि अगर गवर्नर के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, भाई GS पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 सेक्शन भी IGP में भी आएगा, वो है कि नहीं, तो आपके पास नोट्स भी हैं, क्रक्स भी हैं। तो एक तो हैंडरिटन नोट्स आपको मिलते हैं, क्रक्स मिलते हैं। क्रक्स जो है टाइप नोट्स हैं, क्रक्स डिटेल्ड हैं, क्रक्स मैंने सप्लीमेंट्री कंटेंट भी दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ एडिशनल कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो आपके आंसर को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, वो अगर इग्नू में है या फिर मान लीजिए मुखर्जी बुक में, OP गामा में, एंड्रू हेवुड में, तपन बिस्वाल में, किसी भी बुक में है, तो उस कंटेंट को मैंने उसमें डाला हुआ है और सोर्स आपको बताया हुआ है कि भाई जब इस कंटेंट को हमने सोर्स से ले लिया तो आपको एडिशनली वो बुक पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बुक में ये वाले चैप्टर्स ही अच्छे हैं और उसको हमने ऑलरेडी ले रखा है इसमें, है कि नहीं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इसको रिवाइज करना है। ये आपका सैटरडे संडे एक तो आपने इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, और जो वीक है उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया, इसको यू कैन से R2। ठीक है, वैसे अगर कोई बच्चा बाई चांस इस वाले रिवीजन में, मतलब R2 को रिवीजन 2 को अगर मिस कर जाता है किसी कारण से, तो मेरा उसका भी प्लान तैयार है। वो क्या है, आप सबको पता होगा कि सिंस यू हैव जॉइंड दिस कोर्स, विद इन दिस कोर्स यू आर आल्सो गेटिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपके जो जैसे 5 यूनिट आपकी हो गई तो सेक्शनल टेस्ट है, राइट, तो क्लास वाइज आपके टेस्ट हैं। तो ऐसे में हमारा जो प्रोग्राम है उसका आपको फायदा कैसे लेना है कि मान लीजिए टेस्ट जो है जिस दिन है वो है T, ठीक है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द टेस्ट एट T-2। आप कहेंगे T-2 क्या है, अगर क्या CSET ले आया क्या इसमें? CSET नहीं लेकर आया, ठीक है, ये तो केवल आपको आपका प्लान बनवा रहा हूं PSIR का। T-2 का मतलब है 2 डेज, यानी कि 2 डेज इन एडवांस आपका R2 हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको R2 मान लेता हूं, चलिए, ठीक है,
वैसे तो आप इसको करेंगे, लेकिन क्या है, न्यूज़लेटर में भी मैंने स्टैटिक डायनामिक को मिक्स करके देता हूँ, वो वैसे भी आपकी काफी सारी चीजें रिवाइज होंगी, बट मेक श्योर कि एक R2 आप वहां पर करें। अगर बाई चांस मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने प्लान को बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो R2 मान लीजिए हो गया टेस्ट से, लेकिन 2 दिन पहले करना है, ठीक है। तो टेस्ट से पहले 2 दिन आपने अगर टेस्ट का कंटेंट तैयार कर लिया तो 5 यूनिट तैयार कर ली। अगर आप यहां पर कर लेते हैं ना इसको, तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि उस हफ्ते में ऐसा हो सकता है केवल 1.5 यूनिट हुई हो, 1.5 यूनिट हुई हो, राइट। तो 1.5 यूनिट रिवाइज करना इजी है। यहां पर अगर R2 रखोगे तो 5 यूनिट्स एकदम से रिवाइज करोगे तो वो टफ पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल वाली बात है कि नहीं भाई। हफ्ते के एंड में आपको 2 दिन मिल रहे हैं फ्री PSI वाले स्लॉट में, तो ऐसे में अगर यहां पर करोगे तो 1.5 यूनिट रिवाइज करना है, और वो चीज रिवाइज करनी जो क्विक रिवीजन में आपके दिमाग में बैठा ही हुआ है। तो इसको अगर R2 बना लोगे तो फिर यहां पर R3 बन जाएगा आपका, और R3 जो है वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है डिटेल में पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, जो आपका ये R2 है ना, इसको पता है कौन से सोर्स से करना है, इसको क्रक्स से करना है। क्रक्स है आपके डिटेल्ड, जो आपको लेक्चर के नीचे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स एक PPT वाला सेक्शन होगा, उसके स्क्रॉल करोगे तो नीचे ऐड होंगे उसमें आपके हैंड रिटन नोट्स। क्रक्स का अलग से कॉलम बना हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे अपनी क्रक्स की PDF। लेक्चर मेरा जब किसी टॉपिक का स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपको क्रक्स मिल जाते हैं, सो दैट यू ऑलरेडी नो कि अच्छा सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारा एजेंडा ऑफ द डे है, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव डिजाइन दिस कोर्स। नाउ अब जब T-2 पे 2 दिन पहले आपने कर लिया, तो ये एक हमारी फितरत होती है कि भाई टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले हम फिर भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये तो हमारा डिटेल्ड वाला है, देखो ये हमारा क्विक है, ये हमारा डिटेल्ड है, ये हमारा डिटेल्ड है, और फिर जो R4 होगा हमारा, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये बहुत टेस्ट कर करके स्कोर ला के, ठीक है, डिफिकल्टीज झेल के, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करके, कितने लोग सेलेक्ट हो गए उनके साथ काम करके, तब जाकर ये चीजें निकली हैं। तो या तो आप सोच रहे हो कि यार पहले झटके खाएं, मतलब एक बार मेंस में टक्कर मारें, फिर उसके बाद सीखें, फिर उसके बाद करें। मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो चाह रहा हो कि कोई अपना अटेम्प्ट वेस्ट करे, है कि नहीं, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती क्या हमारे पास, राइट। और UPSC की जर्नी फिर दोबारा प्रीलिम से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये क्विक है R1, ये डिटेल्ड है R2, ये डिटेल्ड है R3 जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, और ये जो R4 है ये क्विक है। ठीक है, दिस R4 इज क्विक। और एक स्टूडेंट एक सवाल करता है कि सर मैं अपने नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको हैंड रिटन नोट्स क्रक्स दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप R1 R2 ये सब कर रहे होते हो, और मैं हर एक क्लास में आपको कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लग जाएगी एक्चुअली क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में आई वुड एडवाइस कि जब आप ये रिवीजन कर रहे होते हैं क्रक्स से, तो पहले ना कुछ चीजों को आप हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए। हाईलाइट समझते हो कि भाई हाइलाइटर लेकर, क्योंकि कुछ चीजों पर मैंने विशेष स्ट्रेस दिया होगा, आपको बताया होगा देखो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में इसको ऐसे यूज करना है, बॉडी में ऐसे यूज करना है, सब कुछ सिखाया होगा आपको तब तक। तो R3 जो होगा ना, यहाँ तो आपने PYQs के साथ कनेक्ट करके पढ़ा, R3 जो होगा ना, उस वक्त रिवीजन टाइम पर क्या करिएगा, आप अपने पास A4 साइज पेपर रखिएगा, ठीक है, और A4 साइज पेपर में आप ना यूनिट का नाम लिखिएगा, और यहां पर ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और जिन लोगों को ना समझ में आते हैं सर ये शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, तो मैं आपको सैंपल के तौर पर पूरे के पूरे पेपर 1 सेक्शन A के सैंपल नोट्स शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शशांक त्यागी फॉर यू, यहाँ पर आप फाइल सेक्शंस में जाएंगे, SHA NK TYA GI फॉर यू, तो फाइल सेक्शन में जाएंगे, आप सर्च करेंगे PSI पेपर 1 सेक्शन ए शॉर्ट नोट्स, तो आपके सामने फाइल आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट कर लेना, उसको प्रिंट आउट करके रख लेना जहां पर आप पढ़ते हो। तो देखो मेरे पास तो मतलब सारे अपडेटेड हैं, ठीक है, सारे सेक्शंस के हैं,
लेकिन मैं अभी आपको सारे सेक्शंस के दूंगा नहीं। पर्पस क्या है, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको लेकर मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, डिटेल नोट्स भी हैं, डायरेक्ट जो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स है जिनसे स्कोर करना है वो भी हैं। तो ऐसे में जो डिटेल रिवीजन में जो आपका दिमाग पे जो जोर पड़ता है ना, जब सोचते हो, लिंक करते हो, वो वाला एफर्ट आप नहीं लगा पाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे। और डिपेंडेंट मुझे बनाना नहीं है आपको। तो मैं तो आपको सब कुछ दूंगा। अब जैसे हमारे जो 18 स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैच से, वो इस बार मेंस दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में मेंस है। तो उनके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स के साथ कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो जब आप उस स्टेज पे आएंगे तो हमारा साथ तो मेरिट लिस्ट तक का बना हुआ है, तो आपको सारे अपडेशंस मिलते रहेंगे जब तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, राइट। तो वहां पर मैं आपके साथ फिर उस पर काम करूंगा। ये मैंने इसलिए शेयर करें जिससे पता लग जाए कि हाँ, R3 के टाइम पर आपको किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन चीजों को लिखना है। तो लिखने से क्या होता है कि चीजें दिमाग में बैठती हैं। अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो तो चीजें दिमाग में बैठती हैं कि अच्छा, वो होता है ना कि विजुअल मेमोरी भी होती है। फिर ये होगा आपका क्विक, ठीक है, R4 वाला पार्ट। और इस तरीके से जब तक आपका क्लास का टेस्ट होगा तब तक आप 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। अब मुझे बताइए, अगर एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, एक ऐसी स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है और प्रैग्मेटिक है, भाई क्विक है, डिटेल्ड है, क्विक है, राइट। सोर्स हमारे डिफाइंड है। देखो यहां पर हमने इससे किया, तो उसके बाद ये हम क्रक्स से कर रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ये इससे कर रहे हैं, शॉर्ट नोट से कर रहे हैं, R4 रिवीजन, ये इसका सोर्स है। इन चीजों को लिख लीजिए, ठीक है, तो ये आपको काम आएगा। क्लियर है। सोर्स ऑफ R3 बताया आपको, ये क्रक्स है सोर्स ऑफ R3। और क्रक्स से फिर आपको क्या बनाने होते हैं, क्रक्स से आपको बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स, और फिर हो गया आपका R4 क्विक। क्लियर बात। प्रॉपर नोट्स आपको मैं ऑलरेडी दे रहा हूं कृतिका, है ना, 2 तरह के नोट्स दे रहा हूं मैं। तो आपको ये भी दूंगा लास्ट में, मैं इसके भी शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा पूरे पेपर के, ठीक है। जो अपडेटेड बेस्ट कंटेंट होगा, जो डायरेक्ट आप मेंस में लिखोगे, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ूं। ग्रेट। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब जरा अपने ना सब्जेक्ट को समझते हैं, ठीक है, क्या है हमारे सब्जेक्ट में। मैंने बताया कि हमारा जो कोर्स है इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें कैसे लेना है। क्लास होगी आपका स्टेप 1 होगा, क्लास सेम डे करेंगे, अगर नहीं लाइव कर पाए तो सेम डे रिकॉर्डिंग तो कर ही लें, राइट। उसके साथ साथ जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उससे क्विक रिवीजन करें। इसमें अराउंड 45 मिनट्स के आसपास आपको लग सकता है, ग्रेजुअली टाइम रिड्यूस भी होगा, ठीक है ना। ये क्विक रिवीजन है। फिर आपका सैटरडे संडे जो है ऑफ रहता है PSR का, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, न्यूज़लेटर जो कि मैं आपको वीकली शेयर करता हूं उसको गो थ्रू करेंगे, प्लस उस हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसको क्रक्स से, जो क्रक्स से डिटेल नोट्स आपको मिलते हैं, टाइप नोट्स मिलते हैं, उससे रिवाइज कर लेंगे। तो वो रिवीजन आसान होगा, क्योंकि एक हफ्ते में मान लीजिए 1.5 यूनिट, कोई 2 यूनिट ऐसा हुआ है, तो वो रिवाइज करना आसान है वीकेंड पर। अब इसके बाद जो R3 है वो होगा जब टेस्ट आपका होगा। तो 5 यूनिट जब आपकी पूरी हो जाती है, उस पर आपका एक क्लास टेस्ट होता है, सेक्शन के हाफ पार्ट का एक टेस्ट होता है। तो आपका ना T-2 स्ट्रेटजी हम मानकर चलेंगे। देखने में लगता होगा T-2 क्या है, सीधी सी बात यह है कि भाई ये दिन है जिस दिन टेस्ट होगा, उससे 2 दिन पहले तैयार रखो अपना रिवीजन 3। तो रिवीजन 3 बहुत डिटेल्ड होगा और वो क्रक्स से होगा। ये 5 यूनिट का रिवीजन आपको तब तक करना होगा। तो आपको प्लान ऐसे करना होगा कि भाई अगर मुझे मान लीजिए मेरी 15 तारीख को मेरा टेस्ट है, ठीक है, 15 अगस्त को, तो 2 दिन पहले तक मुझे तैयार होना है। तो उस हफ्ते में डेली बेसिस पे आपको कुछ कुछ समय उस रिवीजन के लिए निकालना होगा, डिटेल रिवीजन के लिए, है कि नहीं। तभी तो भाई 2 दिन पहले एडवांस तैयारी हो पाएगी आपकी। फिर जो R4 होगा वो टेस्ट से जस्ट पहले, कि भाई आज चलो टेस्ट है, और टेस्ट आपका वीकेंड पे ही होगा, ठीक है ना, वो वीकेंड पे ही टेस्ट होगा। तो उस दिन फिर आप जो है अपने क्रक्स से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ही क्रिस्प होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वही उसमें लिखी जाती हैं, पूरे सेंटेंस उसमें नहीं लिखे जाते। हेडिंग, सब हेडिंग, फ्रेजेस, कीवर्ड्स, इनका इस्तेमाल बेसिकली हम करते हैं, जो सीधा इस्तेमाल होगा, ऐसे क्विक मतलब छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने बताया, आई थिंक ये तो क्लियर होगा। क्लियर है बात। अब ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ऐसा हम करके चलेंगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है, ये वो बात हो गई, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि आज से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटेजी चलेगी, मतलब हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी खुद चाहती है कि ब्यूरोक्रेट्स नीड्स टू बी प्रैग्मेटिक,
प्रैक्टिकल होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए। और व्यवहारिक तब आप होते हैं, आपको पता होता है भाई ऊपर नीचे कुछ कुछ हो सकता है लाइफ में कभी कभी, लेकिन मेन है कि आपको पता है कि यार ये ट्रैक है। बार बार आप जब ट्रैक पे आते रहोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप पीएसआर में मास्टरी कर चुके होगे, जीएस पेपर 2 में एडवांटेज ले चुके होगे, प्रीलिम्स में एडवांटेज ले चुके होगे। तो जो पीएसआर ऑप्शन से आपको एडवांटेज मिलनी है वो खुद ही मिल जाएगी। बस आप ये टेंशन मत लेना, गिल्ट में मत रहना कि ओहो सर ने बताया था R1 R2 R3 R4, मैं तो कर ही नहीं पा रहा इसको, मैं तो कर ही नहीं पा रही 4 दिन से। नहीं, चौथे दिन जब आपको ऐसा रियलाइज हुआ तो उस दिन आपको क्या करना है, बस ये करने लग जाओ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप केवल मेरी इतनी सी बात मान लो, गिल्ट में मत रहना। बस जहां पर हो उस समय क्या करनी चाहिए वो सोचो और दोबारा ट्रैक पे आ जाओ, दैट्स इट। अगर केवल आप ये करते रहे आप पहुंच जाओगे वहां पर। ठीक है, क्लियर है बात आपको? पॉलिटिकल साइंस ये शॉर्ट में बोला जाता है, वैसे हमारा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। जैसे कि सभी आपके जो ऑप्शनल होते हैं उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, राइट, पेपर 1 पेपर 2। और बोथ पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? 250 मार्क्स 250 मार्क्स, यानी कि टोटल ऑप्शनल आपके कितने मार्क्स का है? 500 मार्क्स। लेकिन पीएसआर ऑप्शनल आपको 500 मार्क्स से ज्यादा के एडवांटेज देता है, क्योंकि आपका जीएस पेपर 2 में भी ओवरलैप है, ऐसे में हेल्प एटसेट्रा। नाउ फोकस ऑन दिस। नाउ हर एक पेपर जो होता है आपके, जब क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। राइट, ये ऐसे आपका डिवीजन होता है, आपका सिलेबस का डिवीजन भी ऐसे ही है। ठीक है, अब जैसे पेपर 1 सेक्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। तो पेपर 1 सेक्शन ए में है क्या? पेपर 1 सेक्शन ए में आपके थिंकर्स, जिनको हम थॉट्स भी कहते हैं कि भाई ये इनके विचार हैं, थॉट्स। जो थिंकर्स एंड थॉट्स है आपका पार्ट, ये आपका 2 तरह का है। एक तो एक यूनिट है आपकी WPT जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और एक है IPT इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पूरे पीएसआर का जो आपका सिलेबस है उसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो WPT है। इसका जो वेटेज है वो ऑन एन एवरेज 55 मार्क्स है। इसका जो वेटेज है IPT का वो अराउंड 25 मार्क्स है। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का वेटेज ज्यादा है और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का वेटेज कम है, राइट। यहां पर आप करते क्या है, यहां पर आप थिंकर्स को पढ़ते हैं। जैसे इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो से। प्लेटो आपके थिंकर आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सोक्रेटिस का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लेटो जो है वो शिष्य थे, he was a disciple of Socrates, and that is why we talk about Socrates within Plato. Okay, after Plato we go to Aristotle. Aristotle was actually disciple of Plato. Aristotle जो है वो प्लेटो के शिष्य थे। एरिस्टोटल के बाद हम जाते हैं मैकियावेली में। अब आप कहेंगे अच्छा मैकियावेली इनके शिष्य थे, ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल, प्लेटो ये एंशिएंट थिंकर है, एंशिएंट टाइम के। और ये कहां थे? ये एंशिएंट ग्रीस में थे। ठीक है, मैकियावेली जो है, क्योंकि अगर मैं टाइम के हिसाब से करूं तो मैकियावेली ट्रांजिशनल थिंकर कहे जाते हैं। ट्रांजिशनल क्यों? क्योंकि इनका जो समय है ना वो एक्चुअली ये इनका समय एक्चुअली मिडिवल और मॉडर्न के बीच का है। जैसे आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मिडिवल और मॉडर्न के बीच का समय है। क्लियर है बात? मैकियावेली, अब इनकी जगह भी अलग है। ये एंशिएंट ग्रीस में थे, मेडिटेरियन सी के ऊपर, है ना। और मैकियावेली थे फ्लोरेंस से, जहां पर आज इटली है। तो जगह अलग है, समय अलग है, तो भाई इनका वास्ता नहीं है। और अगर केवल मैं 3 नाम से आपको बताऊं कि यूपीएससी की जर्नी में और पीएसआर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या? प्लेटो में हम आइडियलिज्म देखते हैं, बताऊंगा मैं अभी आपको, जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो उसमें आपको सिखाऊंगा हर एक चीज। मतलब हम पेपर 2 के टॉपिक्स में उतरने से पहले जो भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इन सब चीजों पर आपकी साउंड अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर चुका हूंगा। ठीक है, क्योंकि जो 2
क्लासेस हम डिटेल लेंगे जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएसआर जानेंगे, उसमें हर एक स्टूडेंट के ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, कहानी है, राइट। हिंदी में आप जानते होंगे आदर्शवाद। सो प्लेटो रिप्रेजेंट आइडियलिज्म, आदर्शवाद। जैसे गांधी जी आदर्शवादी थे, आइडियलिस्ट थे, है ना। तो यूपीएससी की तैयारी में क्या लगता है आपको, यू नीड टू बी आइडियलिस्ट और मैकियावेली की तरह? मैकियावेली वाज अ रियलिस्ट, रियलिस्ट होता है यथार्थवादी। एक छोटा सा डिफरेंस जिससे आप समझ पाए। आइडियलिस्ट मानते हैं कि बाय नेचर ह्यूमंस आर गुड, यानी कि प्रकृति से हर एक इंसान अच्छा होता है। लेकिन जो रियलिस्ट होते हैं जैसे मैकियावेली और जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में चाणक्य, चाणक्य को हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं, वो भी रियलिस्ट हैं। तो चाणक्य और मैकियावेली का मानना है कि भाई इंसान फितरत से कावर्ड होता है, सेल्फिश होता है। तो आपको क्या मानना है, आप किसकी तरफ है फिलहाल? आइडियलिस्ट कहता है ह्यूमन बाय नेचर आर गुड, और ये फोकस करते हैं क्या होना चाहिए, दुनिया में क्या बड़ा बदलाव होना चाहिए, जैसे गांधी जी करते थे। मैकियावेली और चाणक्य दे आर रियलिस्ट, वो कहते हैं इंसान फितरत से सेल्फिश है। रियलिस्ट इनको इस वजह से कहा गया क्योंकि यहां पर वर्ड है रियल। रियल मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं वो तो यही देखते हैं कि भाई इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, इंसान अनग्रेटफुल है, इंसान दूसरे की मजबूरी नहीं देखता, जब तक उसे फायदा मिला तब तक तारीफ, और जैसे ही फायदा बंद तो वो दूसरे को छोड़ देता है या दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, एहसान फरामोश होता है, कावर्ड होता है। So these are the kind of words which Machiavelli used to define human nature, कि humans are deceitful, human are coward, human are fickle minded, उनका दिमाग बदलता रहता है। तो क्या मानना है, आप रियलिस्ट की तरफ हैं कि आइडियलिस्ट की तरफ हैं? मैं एक्चुअली अपनी क्लास को जब शुरू ही कर रहा हूँ सिलेबस को, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं रियलिस्ट ज्यादा हैं कि आइडियलिस्ट ज्यादा हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारी क्लास में रियलिस्ट लोग ज्यादा हैं, ठीक है, गॉट इट। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, what UPSC demands that you should be like a, मतलब क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपके अंदर वो एट्रीब्यूट होने ही चाहिए जो मैकियावेली ने बताए हैं। इनकी बुक है एक प्रिंस, जिसमें बताते हैं कि एक्चुअली पावर को पाना कैसे है, फिर पावर को होल्ड कैसे रखना है, फिर पावर को मैक्सिमाइज कैसे करना है। और आप सभी लोग जो आज अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, तो इस बात पर तो आप एग्री करोगे कि ऑल ऑफ यू वांट पावर, पावर टू मेक डिफरेंस, पावर टू लीड अ बेटर लाइफ, पावर टू क्रिएट इम्पैक्ट। मैकियावेली अपनी बुक में बता रहे हैं कि एक्चुअली पावर को इस दुनिया में, इस दुनिया की हकीकत को देखते हुए पावर को पाया कैसे जाता है, उसको मैनेज कैसे रखा जाता है कि पावर फिर आपसे जाए ना आसानी से, और फिर पावर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो मैकियावेली कहते हैं कि जो रूलर बनना चाहता है उसके अंदर एट्रीब्यूट होने चाहिए लायन और फॉक्स के, यानी कि आपके अंदर करेज भी होना चाहिए और आपके अंदर चालाकी भी होनी चाहिए, क्लेवर भी होने चाहिए। लायन से करेज, करेज क्योंकि ओनली अ करेजियस पर्सन कैन एक्चुअली टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। भाई बिना करेज के स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे हो सकता है? और कोई भी लीडर, क्या कोई लीडर कहला सकता है जब तक उसके अंदर करेज ना हो कुछ फैसले लेने का? क्योंकि जब आप फैसले लेते हैं ना तो यू एक्चुअली put yourself in vulnerable situation and you should be ready for that, because others are going to say, वो रेडी रहेंगे, अच्छा तुमने फैसला लिया है, अब बताएंगे तुम्हें, देखते हैं तुम्हारे फैसले से क्या होता है। तो कई बार फैसले सही होते हैं, कई बार फैसले गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन फैसला लेना जरूरी होता है। अगर फैसले नहीं लोगे तो जिंदगी जहां है वहीं की वहीं रहेगी। तो लीडर को करेजियस होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने फैसला लिया कि जिंदगी जैसी चल रही है वैसी तो चलानी नहीं है, जिंदगी में आप कुछ चैलेंज डालना है। आपने यूपीएससी का चैलेंज लिया, भाई आपके आसपास के जो कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ और आपकी लाइफ अलग रहेगी। यू हैव टेकन अप द स्टेप कि भाई अब चाहे मुझे सवाल करना कि सक्सेस मिला कि नहीं मिला, चाहे कोई मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, लेकिन दिस करेज नीड्स टू बी देयर, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। फिर क्लेवर भी होना जरूरी है।
जहां बोलने की जरूरत नहीं है तो वहां बोलना क्यों है? क्लेवर इंसान केवल वहीं एफर्ट लगाता है जहां पर वो वर्थ इट होते हैं। और जितने भी टॉप लीडर्स होते हैं या जो रूल करना चाहता है, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। दोबारा बता रहा हूं, जिसको रूल करना है वो केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। केवल ईगो को नहीं। ईगो क्या है? ईगो तो हमारा कंसेप्शन है अबाउट आवरसेल्फ। ईगो को करो साइड में, ये कंसेप्शन है हमारा अपने बारे में। व्हाट मैटर्स इज प्रोग्रेस, ग्रोथ। तो प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए ईगो को रखो साइड में। जहां से सीखने को मिले सीखो, बी हम्बल। जहां पर स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करनी हो स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करो। जहां पर आपके रूल के खिलाफ ट्रैप हो सकते हैं, उन ट्रैप को पहचानो। फॉक्स का एट्रीब्यूट जरूरी है, क्लेवरनेस जरूरी है। आपको नहीं लगता दीज आर द काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स विच यू पीपल ऑल्सो नीड? बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू बी ए लीडर। एंड इस यूपीएससी जर्नी में भी यू शुड बी क्लेवर। इमोशनल होके बहुत कुछ नहीं पढ़ना, मजा आने लग गया जी अब बहुत कुछ पढ़े जा रहे हैं, नहीं। यू शुड बी क्लेवर। आपके पास सीमित समय है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, टॉप रैंक लानी है, निकलना है, अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। उसके बाद जिंदगी में शौक से कुछ भी पढ़िए, लेकिन अभी तो हमारी अप्रोच एग्जाम सेंट्रिक होने की जरूरत है। राइट? वी नीड टू बी शार्प। तो जब आप मैकियावेली, आप देख रहे हैं, आप दोनों में डिफरेंस देखिए। ये आइडियलिस्ट वाले हैं और ये मैकियावेली रियलिस्ट हैं। मैकियावेली पढ़ने के बाद हम जाएंगे हॉब्स में। थॉमस हॉब्स। हॉब्स की जगह अलग है, समय अलग है। जहां पर आज ब्रिटेन आप देखते हैं, वहां ब्रिटेन में हॉब्स थे, और हॉब्स वाज अ मॉडर्न थिंकर। ये मॉडर्न टाइम के थिंकर थे। देखिए कहां एंशिएंट टाइम में थे, फिर हम ट्रांजिशन मिडिवल और मॉडर्न के ट्रांजिशन पे थे, फिर मॉडर्न टाइम में हॉब्स को पढ़ेंगे। और पता है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। अगर आपको जब मैं बैकग्राउंड से बता दूंगा कि हॉब्स की लाइफ में चल क्या रहा था, ब्रिटेन में चल क्या रहा था, क्या क्राइसिस चल रहे थे, तो आपको पता लगने लगा। आप खुद सोचोगे कि यार मैं भी अगर हॉब्स की जगह होता और मेरे अंदर भी अगर कॉन्शियसनेस होती इन चीजों के प्रति कि मुझे स्टेबिलिटी लानी है अपने देश में, प्रोग्रेस लानी है, तो मैं भी लॉजिकल स्टेप यही रखता। जब आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे पीएसआर से, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दे बिकम केक्स वॉक फॉर यू। राइट? यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर। हॉब्स के बाद हम पढ़ेंगे लॉक को, उसके बाद पढ़ेंगे मिल को। ये तीनों के तीनों मॉडर्न थिंकर हैं और तीनों के तीनों सेम एरिया से बिलोंग करते हैं। हॉब्स, लॉक, मिल। अब तीनों के व्यूज से हमारी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। तीनों के व्यूज से हमने वो समय देखा मॉडर्न टाइम में जब कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर व्हाट इज कैपिटलिज्म? अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएसआर जब समझाऊंगा उसमें बताऊंगा व्हाट इज कैपिटलिज्म। अभी तो थोड़ा सिलेबस का आपको एनालिसिस करा रहा हूं। आसान भाषा में समझना चाहते हो तो समझो कि सरकार बैकफुट पर, प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट। प्राइवेट सेक्टर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, उस प्रॉपर्टी को कितना भी मैक्सिमाइज कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट बैकफुट पर है तो इसका मतलब है कि वो फैक्ट्री ओनर लेबर को क्या पैसे देता है वो खुद डिमांड और सप्लाई पर तय होगा। कितने महंगे प्रोडक्ट बेचेगा वो भी डिमांड सप्लाई पर होगा, मार्केट कंपटीशन पर होगा। तो एक नई तरह की पद्धति, नए तरह का सिस्टम was actually getting developed in this particular age. But then we saw that in this area of Europe, Western Europe, be it Britain or France, Germany एक समय पर वहां पर प्रुशिया होता था, प्रशिया। सो देखा गया कि many workers were actually bound to work in factories for 15 hours, 16 hours, because there were no labor laws like we have now. Means अब हमारे पास labor laws हैं कि अगर आप 9 घंटे काम करा सकते हैं, उससे ज्यादा काम कराएंगे, ओवर टाइम देना होगा, मिनिमम वेजेस लॉ है। मतलब सरकार की सख्ती तो है, इंटरवेंशन तो है कुछ हद तक, लेकिन उस टाइम पर सोचो कोई इंटरवेंशन नहीं चल रहा था। कहा गया कि यही बेस्ट है जी। अब इस चक्कर में जो गरीब है उसका शोषण हो रहा था।
जैसे आज आप वेलफेयर स्कीम्स देखते हो, वैसे वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं होती थी, सरकार की योजनाएं भी नहीं होती थी। इन थिंकर्स का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने सोचा कि इससे प्रोस्पेरिटी होगी और सब में बटेगी, सब में नहीं बटी, केवल कुछ ही लोग बहुत अमीर होते चले गए। जब अमीर और गरीब का फासला बढ़ जाता है तो गरीब भी तो एक निश्चित समय तक ही शोषण झेल सकता है। जब भी एक्सप्लॉयटेशन किसी सिस्टम में बढ़ता है तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एक अंडर करंट चल रहा होगा उस सिस्टम को चैलेंज करने का। ये रूल है, दुनिया का रूल है। अगर आप भी किसी के साथ बहुत गलत करते आए हैं, कर रहे हैं, तो चैलेंज आपके लिए तैयार हो रहा है अंदर अंदर, जल्दी वो फूटेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा ही एक चैलेंज अंदर अंदर बनने लग रहा था। फिर हमने देखे मार्क्स के व्यूज। कार्ल मार्क्स, नाम तो सुना होगा, कार्ल मार्क्स। मार्क्स एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनके नाम पर अलग से एक पॉलिटिकल साइंस में एक स्कूल ऑफ थॉट बना हुआ है। यानी कि इनके बाद कितने सारे विचारक इनसे एग्री हुए, कितने सारे थिंकर्स वर एग्रीइंग विद मार्क्स एंड दे वर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड एज Marxist, that because they were following the ideas of Marx. Marx gave a challenge to this earlier order, these earlier thinkers and their views, because they shaped, because इन thinkers के views ने दुनिया को बदल दिया था। तो ऐसे में मार्क्स ने कहा कि workers of the world, you should unite together because you have nothing to lose but your chains. जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो बहुत खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वर्कर्स का इतना शोषण, तो मार्क्स ने कहा तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? केवल तुम्हारी चेन्स हैं। ये जो सिस्टम ने तुम्हें शोषण किया हुआ है, ये कैपिटलिज्म ने जो तुम्हारा शोषण किया हुआ है, कि सरकार तुम्हारे लिए सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं रखती, कैपिटलिस्ट तुम्हारा शोषण किए जा रहा है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। तुम सोच रहे हो तुम किसी प्राकृतिक कारणों से गरीब हो। अरे तुम गरीब इस सिस्टम की वजह से, जो सिस्टम एक्चुअली फेवर कर रहा है केवल कुछ लोगों को, केवल कैपिटलिस्ट लोगों को, फैक्ट्री ओनर्स को, तुम्हें नहीं फेवर कर रहा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो फिर हम मार्क्स को पढ़ते हैं। मार्क्स वाज एक्चुअली बोर्न इन प्रशिया, जहां पर आज जर्मनी है, बट इनके विचार इतने कातिलाना थे, समझ ही गए होंगे आप, बिकॉज ही वाज सपोर्टिंग वायलेंट रेवोल्यूशन, कि वायलेंस करो। आप कहोगे सर वायलेंस तो गंदी बात है। मार्क्स कह रहे थे वायलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज। कोई भी बड़ा बदलाव दुनिया में बिना वायलेंस के नहीं होता, वायलेंस गलत नहीं होती। फिर मार्क्स अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि देखो, जब कोई बर्थ होता है, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, क्या कोई बर्थ ऐसी हो सकती है जिसमें ब्लड शेड ना हो, मदर का ब्लड ना निकले? निकलता है। तो ये समझ लो कि वी आर गोइंग टू डिलीवर अ न्यू वर्ल्ड वेयर एमेंसिपेशन ऑफ वर्कर क्लास इज गोइंग टू हैपन, जहां पर वर्कर क्लास का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। There will be welfare for all, and for that some blood needs to be shed. खून तो बहेगा। अब ऐसे विचार रखेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, जो वहां की सरकारें वो कहेंगी मार्क्स तुम हमें माफ करो, निकलो यहाँ से। तो मार्क्स का जो लाइफ है वो काफी ट्रबलसम रही। इनका जीवन गरीबी में रहा, लिखते रहे, गरीब रहे, इधर उधर जाते रहे, फ्रांस में रहे। इनके एक फ्रेंड थे, फ्रेडरिक एंजल्स। कहा जाता है कि आज हम मार्क्स के बारे में इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि इनके जो फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल्स, वो मार्क्स का टैलेंट जानते थे। उन्होंने मार्क्स की जो कई सारी चीजें मार्क्स लिखते रहते थे, लेटर्स लिखते रहते थे, व्यूज लिखते रहते थे, उनको कंपाइल करके इनके फ्रेंड ने ही बुक पब्लिश कराई थी। आज हम जानते हैं दास कैपिटल। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक दास कैपिटल पढ़नी होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में मार्क्स का जो आइडिया है पॉलिटिकल साइंस में, उसका एप्लीकेशन, उसके कोर व्यूज, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझा ही दूंगा, ठीक है ना। मार्क्स के बाद फिर हम जाते हैं ग्रैम्सी पर, और ग्रैम्सी का आना भी बड़ा लॉजिकल है। अब ग्रैम्सी इटली में थे, इटालियन थिंकर थे। ग्रैम्सी का टाइम था 1919 से लेकर 1939 के बीच में, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन इनका इस समय में था। मतलब क्या हुआ, ये वो पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में काफी उथल पुथल चल रही थी यूरोप में। जैसे कि इटली में नाजी पार्टी, मतलब इटली में फासिस्ट पार्टी अंडर मुसोलिनी और जर्मनी में नाजी पार्टी अंडर हिटलर। तो इटली में जो फासिस्ट पार्टी थी मुसोलिनी, तो वो तो ग्रैम्सी से ये समझ लीजिए बिल्कुल काउंटर थे। ग्रैम्सी मार्क्सिस्ट थे।
ग्रैम्सी की चिंता ये थी कि यार मार्क्स ने कहा था कि रिवॉल्यूशन आएगा, मार्क्स ने कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन एक दिन चरम सीमा पर होगा और ऐसा होगा कि लोग जाग जाएंगे वर्कर्स और रिवॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन ये रिवॉल्यूशन आया क्यों नहीं? तो ग्रैम्सी एक मार्क्सिस्ट थे, मार्क्स से एग्री तो करते थे, लेकिन फिर भी मार्क्स के कुछ पॉइंट्स पर वो काउंटर करते थे। वो कहते थे क्या मतलब क्यों नहीं आ पाया रिवॉल्यूशन? तो वो रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ पाया, मार्क्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्यों सही साबित नहीं हुई, उन पर ग्रैम्सी ने बात की। तो ग्रैम्सी ने मार्क्स में कुछ नई चीजें जोड़ी, मार्क्स के विचारों में कुछ नई चीजें जोड़ी। इस वजह से हम ग्रैम्सी को पता क्या कहते हैं? नियो मार्क्सिस्ट। जब भी ध्यान देना, जब भी मैं नियो शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब होता है कुछ नया, और किसमें नया? उसके बाद जो वर्ड होता है उसमें नया। यानी कि मार्क्स के कोर विचारों में कुछ नई चीजें ऐड की ग्रैम्सी ने। ये हम ग्रैम्सी में पढ़ते हैं। जब मैं ग्रैम्सी आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखना कि आपका दिमाग खुल जाएगा। आप कहोगे लग रहा है कि दुनिया में यही हो रहा है, देश में यही हो रहा है। लग रहा है कि सारी हकीकत तो ग्रैम्सी ने बताई है कि मीडिया कैसे काम करती है, सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया उस टाइम पर नहीं थी, बट ग्रैम्सी के व्यूज जो हैं वो सटीक बिल्कुल लगते हैं। द हाउ द डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल सिनेरियो एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, तो यू आर गोइंग टू रिलेट इट। फिर ग्रैम्सी के बाद आते हैं हम लास्ट हना पर, हना अरेंट। हना इज द ओनली women political thinker in this unit. हना अरेंट। हना एक ज्यू थी और शी एक्चुअली फ्लेड जर्मनी। वो अपनी जान बचा पाई क्योंकि वो जर्मनी से निकल पाई, क्योंकि वहां पर इनके फ्रेंड्स, कितनी फैमिली मेंबर्स, सबको खत्म कर दिया गया था हिटलर के राज में। वहां से निकलते हुए फिर पोलैंड में इतने सारे ज्यूज मारे गए। फिर फाइनली शी वेंट टू यूरोप, फिर फाइनली शी वेंट टू यूएस, यूरोप के रास्ते फिर शी वेंट टू यूएस, और यूएस में फिर वो एक जर्नलिस्ट बन गई। तो कहा जाता है कि हना अरेंट अपने आप में एक ओरिजिनल थिंकर थी। तो हना के व्यूज जो हैं, हम अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म, मतलब ऐसी सरकार जहां पर टोटल कंट्रोल आपकी लाइफ पर सरकार के पास हो, जहां पर आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको सप्रेस किया जाए, जैसे कि नाजी जर्मनी में था, यानी कि हिटलर के टाइम में था। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन हना पर आएगा, तो जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो आप वहां पर यूज करेंगे ही। ऐसे में भी जब ऐसी थीम्स आती हैं जो राइट्स की बात करती हैं और जो डेस्पोटिज्म की बात करती हैं, यानी कि सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे जनता पर, या अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, या फिर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन थीम आए कि लोग अवेयर नहीं है अपने पॉलिटिकल पावर्स के बारे में, तो इन सभी जो थीम्स होंगी ऐसे में, वहां पर भी आप हना के व्यूज का एप्लीकेशन करेंगे, मतलब वहां पर आप इनके व्यूज को यूज करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारी जर्नी होगी ये आपकी WPT की। ये बात यहां तक क्लियर है तो मेंशन यस। क्लियर है? क्लियर है। नाउ विद रिगार्ड टू IPT, फिर IPT आएगा आपका। IPT में हम धर्मशास्त्र से शुरू करते हैं। आप कहोगे धर्मशास्त्र, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो होती है उसको दो स्टैंड में डाला जाता है एंशिएंट टाइम में। कुछ ऐसे थॉट्स जिनको हिंदू थॉट्स कहा गया, कुछ ऐसे थॉट जिनको बुद्धिस्ट थॉट कहा गया। फिर इसी में हम पढ़ते हैं चाणक्य के बारे में। काफी लोगों को चाणक्य का इंतजार होता है। चाणक्य के सभी आइडियाज को हम यहां पर पढ़ेंगे। यहीं पर हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर औरबिंदो घोष, BR अम्बेडकर, और BR अम्बेडकर के बाद सर सैयद अहमद खान, एंड देन MN रॉय।
तो इस तरीके से हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पार्ट है बहुत केक वॉक है, मतलब बेसिकली आसानी समझ में आने वाली चीजें हैं, क्योंकि हम किसी भी थिंकर को ये ऐसे नहीं पढ़ते कि इसने क्या कहा, हम ऐसे पढ़ते हैं कि अच्छा इसने ऐसा क्यों कहा। अगर क्यों को आप पकड़ गए तो आप उस थिंकर को समझ गए, तो उसकी थ्योरी को समझ गए, तो फिर इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। थिंकर्स वाले पार्ट के बाद आपका आता आइडियोलॉजीज। जो आइडियोलॉजीज है, इसका और आइडियोलॉजीज का ओवरलैप है। आप कहोगे मतलब क्या है? जैसे आइडियोलॉजीज में आप पढ़ेंगे लिबरलिज्म, तो देखिए स्मार्टनेस ये है कि पीएसआई के सिलेबस को आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको ज्यादा आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। जब मैं आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बता रहा था तो इसमें मैंने आपको थिंकर्स बताए थे लॉक और मिल। लॉक और मिल के आइडियाज से का बहुत बड़ा रोल है लिबरलिज्म को एक्चुअली डेवलप करने में और उसको समझने में। तो जब भी आप लिबरलिज्म पढ़ें तो लॉक और मिल को क्विकली रिवाइज कर लें, आसान हो जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। अब मुझे बताइए, जब आपने मार्क्स को मान लिया, मार्क्स को समझ लिया, तो मार्क्स की आइडियोलॉजी या मार्क्सवाद जो विचारधारा है वो तो आपके लिए बहुत आसान होगी ना। मार्क्स में पढ़ ही क्या रहे हैं, मार्क्स में उसके कोर आइडियाज पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ा ना मार्क्स की जीवनी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लाइफ थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, लाइफ तो केवल एक बैकग्राउंड है। मार्क्स के कोर आइडिया उसने ऐसे क्यों दिए, क्या थे, वो पढ़ते हैं। तो उन्हीं से क्या बना, मार्क्सिज्म बना। तो भले ये आइडियोलॉजी वाली एक अलग यूनिट है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना ओवरलैप है। तो ऐसे में एक्चुअल में अगर आप देखो तो पीएसआर का सिलेबस छोटा हो जाता है जब आप इसको रीऑर्गेनाइज कर लेते हो, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं ना, तो टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो हमारी समझ उसमें जरूरी है। इसी में फिर आपका एक सब टॉपिक है गांधीज्म। अरे भाई, जब गांधी जी पढ़ लिया यहां पर, तो गांधी जी के विचार पढ़ लिए, वही तो गांधीज्म है। तो देखिए ओवरलैप है कि नहीं? यहां पर फिर आप पढ़ते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म होता है नारीवाद, यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। सो until now many of you must have heard about women empowerment, how women empowerment is going to happen, but in feminism we are going to understand in depth why this, patriarchy as the most prevalent system around the world, and how it has shaped our life, why it needs to be changed, how it is going to be changed. And to answer the word how, we are going to understand the views of various feminist scholars. किसी का कहना है कि यार इक्वल वोट दे दो तो विमेन अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, किसी का कहना है नहीं नहीं, इक्वल वोट से नहीं होगा, वी नीड टू चेंज these things. So this topic is going to help you immensely, obviously in essays as well, right? पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म तो मतलब ऐसा, मतलब ये समझ लीजिए ऐसी यूनिट है कि जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो उसके बाद एक दिन 2 दिन तक तो इसका इफेक्ट ऐसा रहता है आपके माइंड पे कि आप वाह वाली फीलिंग में रहते हो। कारण क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो भी स्थापित सत्य हैं, मींस व्हाटएवर यू कंसीडर एज अल्टीमेट ट्रुथ, पोस्ट मॉडर्निज्म challenges that. And when every established truth which you consider as truth is challenged, and very logically, then you feel very light. Wow, we were bogged down by the burden of our own conceptions. So we are going to deal postmodernism. So this is about thoughts and ideologies, and the third part of paper 1 section A is theory. In theory part we have some common words जो आप भी पॉलिटी में भी यूज करते हैं, बस यहाँ पे डिटेल में उसको समझ लेंगे, उसके डिफरेंट आइडियाज। एग्जाम्पल जैसे कि थ्योरी ऑफ स्टेट, एक यूनिट आपकी ये हो गई। अब थ्योरी ऑफ स्टेट का ह्यूज ओवरलैप है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ भी। कैसे? हर एक थिंकर ने स्टेट के कंसेप्शन पर कुछ ना कुछ बोला है। ऑरिजिन कैसे हुआ होगा स्टेट का? स्टेट मतलब कि जो पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर टेरिटरी होगी, उसमें पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट सॉवरन है। ये कॉन्सेप्शन आया कैसे होगा? ये आइडियाज यहां पर
ओवरलैप है, बहुत ही छोटा सा यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट है, ओवरलैप यूनिट है। इसके बाद आपके टॉपिक्स हैं जैसे राइट्स पे थ्योरी, इक्वालिटी पर थ्योरी। अब मुझे बताइए, राइट्स, इक्वालिटी, ये सब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं, पॉलिटी में पढ़ते हो, बट यहां पर थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे हम, मजा आ जाएगा। राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये आपके थ्योरी हो गई, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर 1 सेक्शन ए को मास्टर करने के लिए हमें थॉट्स, इनका ओवरलैप, आइडियोलॉजीज, और फिर थ्योरी में ओवरलैप भी है, और कई सारे जो कॉन्सेप्शंस हैं वो ऐसे हैं जो पॉलिटी में पढ़ते हो। जैसे पॉलिटी में बताया था ना मैंने कि पेस्ट्री अगर होती है तो पेस्ट्री की क्रीम तो इंडियन पॉलिटी है, और वो जो ब्रेड है वो ये रही, समझ, तब जाकर यू आर एक्चुअली हैविंग टेस्ट ऑफ होल पेस्ट्री। तो अगर ये बात अभी तक क्लियर हो गई हो पेपर 1 सेक्शन ए की, तो मेंशन वाह, क्लियर है? क्लियर है। अब हमें अपना लेवल कैसे अचीव करना है कि मतलब जब भी मैं कोई टॉपिक बताऊं तो आपको पता हो कि वो कौन से पेपर में, कौन से सेक्शन में, कौन सी यूनिट है, और उसका क्या वेटेज है, क्या क्वेश्चन टाइप है, ये हमें अचीव करना है, और यही हो जाएगा जल्दी। ठीक है? यस आदित्य, देखो डिफरेंस है ना थॉट्स में। तो हम देखो, आदित्य ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर थ्योरी, थॉट और आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है। थॉट्स में हम थिंकर के व्यूज को पढ़ रहे हैं कि देखो इस थिंकर का व्यू क्या है, उस थिंकर का व्यू क्या है, इस थिंकर का व्यू क्या है, ये हम थॉट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है? आइडियोलॉजीज का मतलब देखिए क्या होता है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है सम सेट ऑफ आइडियाज, ग्रुप ऑफ आइडियाज, and these group of ideas have some common objective। इन हर एक आइडियोलॉजी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जो ये अचीव करना चाहते हैं, और जो ये डिफरेंट आइडियाज हैं, जैसे आइडियाज हैं, ये जो आइडियाज हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड बाय सम कॉमन कंसर्न। इनका सम कॉमन कंसर्न रहता है, तो दे हैव सम कॉमन कंसर्न एंड दे वांट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। आपको अगर सर समझ नहीं आया, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मार्क्स को पकड़ लीजिए, तो मार्क्सिज्म में मार्क्स के आइडियाज या मार्क्स के जैसे कंसर्न रखने वाले, कि कंसर्न क्या था मार्क्स का, कि भाई वर्कर्स का शोषण हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, तो ऐसा कंसर्न तो ग्रैम्सी का भी था। तो ग्रैम्सी के आइडिया, मार्क्स के आइडिया, अदर आइडिया यहां पर आ जाएंगे। इन सब का कंसर्न है कि भाई इनका शोषण हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि ये ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जहां पर इनइक्वालिटी नहीं होगी, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हट जाएगा। तो ऐसे में इन सब ग्रुप ऑफ आइडियाज को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक आइडियोलॉजी बनाते हैं। हमेशा एक आइडियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव होता है, कोई कंसर्न होता है। क्लियर है बात? नाउ आपने पूछा थ्योरी क्या होती है सर। थ्योरी, देखिए थ्योरी हमेशा कोशिश करती है कि वो एक्सप्लेन करे किसी रियलिटी को एज न्यूट्रल एज पॉसिबल मैनर में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि कैच नहीं हो पाया, लेकिन ये इसलिए किया मैंने, ग्रेविटेशन की एक थ्योरी है। ग्रेविटेशन की थ्योरी क्या बोल रही है? आपको बता रही है कि भाई देखो ऐसे, इसको हमने ऊपर ले गए, नीचे ही आता है। क्यों आता है? उस क्यों का जवाब जो है वो थ्योरी ऑब्जर्वेशन के आधार पर दे रही है, राइट? दैट इज व्हाई दिस इज थ्योरी। तो थ्योरी क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। देखो थ्योरी कोई थॉट नहीं है, केवल थ्योरी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये अचीव करना है जी, इस वजह से हम ऐसे आइडियाज दे रहे हैं। थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि ऐसा हो रहा है, थ्योरी एक्सप्लेन करती है, राइट? तो थ्योरी का मतलब ये होता है। तो अब जैसे राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सब में एक्सप्लेनेशन होता है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी के कोर आइडियाज क्या होते हैं जी, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करती है, राइट? ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? और जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, अब जैसे ये तो आ गया आपका सेक्शन ए आ गया। अब यहां पर थोड़ी जगह कम है, तो मैं ऐसा करता हूं कि पेपर 1 और सेक्शन बी को यहां लिख देता हूं, ठीक है? तो पेपर 1 सेक्शन बी की जो फुल फॉर्म है, मतलब जो एब्रिविएशन है वो तो आईजीपी है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन गवर्नमेंट
एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए यहां पर वर्ड ना पॉलिटी नहीं है, पॉलिटिक्स है। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों मिलेगी आपको। मतलब क्या है, पेपर 1 सेक्शन बी में एक्चुअली जो टॉपिक है, एक तो आपके इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये कोर इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक होते हैं आपके, यानी कि इसमें आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप पढ़ रहे हो, इससे कनेक्ट करके आप पढ़ते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ, मेकिंग हुआ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सैलिएंट फीचर्स हुआ, आपके टेरिटरीज वाला पार्ट हुआ, और आपके फंडामेंटल राइट्स हुए, डीपीएसपी हुए, फंडामेंटल ड्यूटी हुए, फेडरलिज्म, यानी इसमें आप सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें आप पार्लियामेंट, पीएम, सीयूएम, लेकिन हम इश्यूज पे फोकस करेंगे, राइट, क्योंकि आप पीएसआईआर में हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर और सीएम, सीयूएम, हाई कोर्ट, राइट। फिर आपकी बॉडीज हो गई, जिसमें स्टैच्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आपको लग रहा है ये टॉपिक्स तो जाने पहचाने लग रहे हैं हमें, यस और नो? भाई ये तो जीएस2 वाला ही जीएस पेपर 2 वाला ही टॉपिक आ गए। पीएसआर में आप ये पेपर 1 सेक्शन बी पढ़ रहे हो तो जीएस पेपर 2 वाले टॉपिक है कि नहीं, राइट? अच्छा जी, और बताता हूं। हालांकि पेपर 1 सेक्शन बी का जो पहला टॉपिक है वो पता क्या है, इंडियन नेशनलिज्म, स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव। 2 वर्ड दिए हुए हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस में, स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रेटजीज में आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, और क्विट इंडिया, ये सब पढ़ते हो। लेकिन हमारा जो तरीका है वो होगा कि यार गांधी जी ने जो किया वो ऐसा किया क्यों, हम थोड़ा उनकी स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। साथ में इसी में स्ट्रेटजीज में हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई जो कांग्रेस थी, कांग्रेस एक्चुअली उससे पहले नेशनलिज्म का क्या परिभाषा थी, क्या कांग्रेस ने क्या कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म में, कांग्रेस में भी जो स्प्लिट था, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ में पर्सपेक्टिव हम पढ़ते हैं कि भाई इंडियन नेशनलिज्म पर भी क्या क्या विचार हैं, यानी कि सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि क्या होना चाहिए भाई आज़ाद भारत में, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई अंग्रेज जो हैं वो तो एक तरीके से कैपिटलिस्ट पावर हैं जी, क्योंकि वो ट्रेड करने आए थे जी, लेकिन फिर हम पूरा कब्जा करके बैठ गए। तो ऐसे में यहाँ पर एम.एन. रॉय के विचारों को पढ़ेंगे तो वो भी इंटरकनेक्ट हो रहा है। पहले भी आपको मैं आईपीटी में यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर एम.एन. रॉय पढ़ेंगे, और यहाँ पर जब मार्क्सिस्ट के साथ एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव भी आपके यहाँ सिलेबस में मेंशन है, तो वो एक्चुअली पूरा का पूरा ओवरलैप है, कुछ नई बात नहीं है। जो मैं वहां पर बताऊंगा उसी को हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि एम.एन. रॉय ने एम.एन. रॉय में कोर टॉपिक किया रेडिकल ह्यूमनिज्म, उनके विचार हैं, वो मानवता को बदल देना चाहते थे हमेशा के लिए। बड़े धमाकेदार विचार हैं, कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हुए। तो ऐसे व्यूज को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या था जी, अब लिबरल देखिए आप यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, ये देखिए बताता ना आपको, ये देखिए लिबरलिज्म यहाँ पर आपने पढ़ा, तो आपको समझ बन जाएगी इन सारे टर्म्स की। और मैं आपको बताऊं वहां तक तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको हेल्प कर रहा है जीएस पेपर 1 में भी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा
एनालिटिकल खेलेंगे, राइट, दिमाग खुलेगा, मजा आएगा। ये आपका कोर पॉलिटी टॉपिक हो गए। अब देखो, क्योंकि उसमें वर्ड लिखा हुआ है, अब इसमें बॉडीज है, साथ में पंचायती राज भी है, ध्यान रखना। अब लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ ऐसा कर रखा है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोला हुआ है। अब ये जो वर्ड है ना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एक अलग से टॉपिक दे रखा है, ग्रास रूट मूवमेंट, क्योंकि एक टॉपिक है ग्रास रूट मूवमेंट, सोशल मूवमेंट। तो ये आपको थोड़ी और एज दे देगा, ठीक है, जीएस पेपर 2 में। अब क्योंकि देखिए यहां पर वर्ड पॉलिटिक्स भी है, वर्ड इज पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी, बेस्ड पॉलिटिक्स। तो आपको नहीं लगता है ये तो बहुत ही कॉमन इशू है हमारे देश की पॉलिटिक्स का, कि हमारे देश में जाति की राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, एथनिसिटी की राजनीति होती है। अभी आपने सुने होंगे राइट्स, राइट, सुन रहे थे ना। यहाँ पर अलग से टॉपिक है आपका कम्युनल राइट्स, मैं बताऊंगा कम्युनल राइट्स होते क्या है। पॉल ब्रास के व्यूज बताऊंगा कि कैसे कम्युनल राइट्स स्पॉन्टेनियस नहीं होते। वो कहते हैं कि इंडिया में कम्युनल राइट्स आर लाइक फेस्टिवल्स, बाकायदा प्लान होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी, राइट। फिर इसमें कुछ मैं कनेक्ट करूंगा आपके टॉपिक, जिसमें पार्टीज की बात करूंगा, रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, और जो इसमें अंडरस्टैंडिंग में यूज करूंगा तो डेमोक्रेसी पे इससे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ उन चीजों को लिंक भी करूंगा। मैं तो डिटेल में ही बताऊंगा, तो इस बहाने जो है वो आपका पास्ट वाला भी रिवाइज होता रहेगा। हम इस वाले टॉपिक को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले पेपर को, कि इसमें कुछ तो टॉपिक है कोर पॉलिटी टॉपिक, कुछ टॉपिक है एंसिलरी टॉपिक। एंसिलरी का मतलब सोशल मूवमेंट, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, पार्टीज, पार्टी सिस्टम के बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं, पार्टीज के रोल की हम बात कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट हो गया, फिर आपकी जो स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव वाला हो गया, इसमें नेशनलिज्म वाला पार्ट आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी अप्रोच क्लियर रखते हैं आपका पेपर 1 सेक्शन बी के बारे में। अगर यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। क्लियर? क्लियर। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, अभी क्या करिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है शशांक त्यागी फॉर यू। आप इसको हैंडल को टाइप करेंगे अपनी टेलीग्राम ऐप में तो ग्रुप आ जाएगा यूपीएससी सिंप्लीफाइड, ठीक है। उसमें ऊपर स्क्रॉल करके कल वाले पार्ट में जाइएगा तो यू आर गोइंग टू फाइंड दिस PSR बेसिक किट एंड PSR कोट किट। कोट किट का मतलब है कि मैंने पूरे PSR के सिलेबस को, हर एक टॉपिक में यूज होने वाली कोट स्टेटमेंट को आपके लिए ऑलरेडी कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आपके 2 डॉक्यूमेंट हैं, इनका प्रिंट आउट करा के आप अपने पास रखेंगे wherever you study, because these are going to be referred quickly। मतलब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो एक बार कोट बुक खोलो और जरा देख लो कौन कौन से हैं। मैंने जानबूझकर एक पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा स्टैंडर्ड कोटेशन और जो स्कॉलर्स हैं दिए हुए, जिससे कि अगर जब आप उसको देखते रहोगे ना तो, और समझ तो आ ही जाएगा, मैं समझा ही दूंगा हर एक चीज, तो आपके आंसर में थोड़ा ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड डाल पाओगे आप, कुछ नयापन डाल पाओगे आप, ठीक है। तो PSR basic kit, PSR code kit, these I have already uploaded yesterday in this Telegram group. Please download it as you join। आप जैसे सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे कल तो उसमें आ जाएगा PSR बेसिक किट, लिखा होगा PSR कंप्लीट किट। उसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लेना। जिन्होंने डाउनलोड अब कर ली है, मिल गई है, जस्ट मेंशन डन। PSR बेसिक किट और PSR कोट किट, इन 2 चीजों को प्रिंट आउट करा लेना है, डन। कोट किट का यूज ये है कि आंसर लिखते समय ना, ये आप आगे जाके आपको काम आएगी, डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आप यूज कर पाओगे, दैट्स द यूज। ग्रेट।
तो अभी आपका जो होमवर्क है आज का वो है कि गो थ्रू द सिलेबस वंस, ये सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। और जो मैंने पीवाईक्यू दे बस देख लेना, मतलब पीवाईक्यू तो भाई सबसे पहले हम थोड़ा टॉपिक में जाएंगे, मैं पीवाईक्यू को खुद आपको रिलेट करके समझाऊंगा, बट ठीक है, इसको एक बार दोनों चीजों को आपको देख लेना है, ठीक है। सो सिलेबस को लेकिन देखकर कल आइएगा, ठीक है। जो कल की हमारी क्लास है उसका एजेंडा होगा, कल हम 11 बजे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था मुझको, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कीपिंग यू एट वेट। तो कल की क्लास में हम पेपर 2 के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद, फिर हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल ही मैं स्टार्ट करूंगा आपका बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ PSIR। मैं स्टार्ट करूंगा पेपर 1 सेक्शन ए के उन बेसिक टर्म्स से जिसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए, ठीक है। अगेन वेलकम यू ऑल टू PSIR ऑप्शनल, और यहाँ से लेकर मेरिट लिस्ट तक, सो आई एम देयर विद यू। आप अपने सिंसियर एफर्ट्स दिखाइए, एंड वेयर एवर यू नीड मी बियॉन्ड द क्लास, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन अगर आप सिंसियर एफर्ट दिखाएंगे ना, तो आप मेरी तरफ से एफर्ट को वो डेवलप ही पाएंगे, क्योंकि हम सबका कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका और मेरा, कि हमें रैंक लानी है, राइट। तो चलिए, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।